मित्रों नमस्कार। हम दूसरी बार मिल रहे हैं। हमारा विषय है आधुनिकता। आधुनिकता और कबाड़ पर बात हो चुकी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आधुनिकता जिसे हम कहते हैं, क्या वो कबाड़ तो नहीं है? हम जो अपने आसपास इकट्ठा करते जाते हैं, गैर जरूरी चीजें अगर हम एकत्रित कर रहे हैं, तो एक दिन पाते हैं कि हमारा घर कबाड़ खाना बन चुका है। और इसी तरह से अगर हम अपने दिमाग के अंदर गैर जरूरी सूचनाएं भी एकत्रित करते जाए, दिशाहीन चीजें, हमारा जीवन ही दिशाहीन बन जाए, तो वो आधुनिक नहीं हो सकता। आपके मन में ये सवाल भी कौंध सकता है कि आधुनिकता से क्या पर्याय, क्या मतलब है? आज से 30-40 साल पहले न जाने क्यों ये विषय इतना आम था कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी अपने कानों में इस शब्द को सुन लिया करता था। आजकल ये शब्द जैसे डिक्शनरी से ही गायब हो गया और लोगों को ये लगने लगा कि वे अधुनातन है, आधुनिक है, नए हैं, ताजा है, फ्रेश है। ये सब है तो वो आधुनिक है। जब वो आधुनिक हो चुका है, एक दिन वो था जो यूरोप से चलकर के यहां आता था, एनआरआई, और अपने बराबर वालों में डिंगे मारता हुआ, वेशभूषा से वो दिखता था, चीजें उसके पास ऐसी होती थी। और अक्सर मैं जब जयपुर विश्वविद्यालय में कक्षाओं में बैठता, तो एक आध लेक्चरर यानी प्रोफेसर एक वाक्य इस तरह से रिपीट करता था अपने व्याख्यान में, कम से कम 1-2 बार। When I was in America, when I was in London, यानी वो चंद महीने या चंद साल न्यूयॉर्क के लंदन में रह लिया, इस बात को भी उसे बताना पड़ता था इंप्रेशन डालने के लिए। या यूं दूसरे शब्दों में कहें कि स्टेटस जिसे कहते हैं, कल तक जिसके पास हाथ में घड़ी और कंधे पर रेडियो लटका रहता था, तो गांव वाले उसे देखते कहते, वाह, इसे हम आधुनिक उसकी नजर में मान सकते हैं, कह सकते हैं। आज दोनों ही चीज गायब है। बल्कि कल तक यह था कि जिसके हाथ में मोबाइल आ गया, इससे भी और पीछे चले, जिसके घर में टेलीफोन लग गया, और ये लगता था कि देखिए ये आधुनिक हो सकता है। जिसके घर पक्का मकान बन गया, मैं उस गांव से हूं जो कच्चे मकान, पूरे गांव कच्चे मकानों से भरे होते थे। आज भी जो इंटीरियर में है, जिस जमीन में पानी नहीं लगता, ट्यूबवेल ही कम है या पथरीली जमीन है, तो वो गांव कुछ ऐसा ही उजाड़ सा दिखाई देगा। आज गांव में भी पक्के मकान है, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर से खेती होती है, बैल गायब। शायद मैं जो बात कर रहा हूं, आधुनिकता जिसे कहेंगे, वो बैल संस्कृति थी। और किसी किसी घर में या किसी किसी गांव में ट्रैक्टर हुआ करता था, ट्रैक्टर से खेती करता था।
उसकी इज्जत लोगों की निगाह में होती थी। इसे हम आधुनिकता कहते थे। आज किसे आधुनिकता कहेंगे? बहुत ही पेचीदा विषय है। पिछला विषय हमने रखा था आधुनिकता और कबाड़। दूसरे शब्दों में आधुनिकता और नशा। नशा भी दो तरह का होता है, एक पैसे का नशा और दूसरा जिससे नशा आता है। आप इस वीडियो में देख लीजिए, सिगरेट पीना। ऊपर देख लीजिए, बैठ करके शराब पी रहे हैं और चरस, गांजा, तंबाकू, विमल गुटखा से शुरुआत होती है। आपके परिवार में इन इतने सारे नशों में से कोई न कोई नशा करता हुआ युवा मिल सकता है। और जिस घर में इस तरह से नशा करने वाला व्यक्ति होगा, बच्चा बेटी जो भी है, वो वही जानता है कि उसे लाइन पर लाना कितना मुश्किल होता है। तो ये कहा जा सकता है कि हम आधुनिकता किसे कहते हैं? आधुनिकता मानसिकता में होती है, मन के अंदर होती है। आपने महल बना लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी है और घर में बहुत सारा सामान जो लग्जरियस है, लोग कहते हैं ये आधुनिक है। या इस तरह सिंपल जिससे करेंगे जीवन स्तर। यही बात उन युवाओं में कि जो ठीक ठाक जी लेता है। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, बात उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगी। अन्यथा आधुनिकता को लेकर के तब अखबारों में लेख लिखे जाते थे, टीवी पर डिबेट होता था। आज दोनों ही चीजें गायब है। बल्कि लोगों को एहसास होता है, ये एहसास होना या कहना अंततः जीवन को किस मोड़ पर लेके जाता है। तब इतने खतरे नहीं थे। जब जिसके पास अगर मोबाइल या टीवी रेडियो था वो आधुनिक था, तब जीवन इतना पेचीदा नहीं था। आज जब उसके पास सब कुछ है, इसके बावजूद जीवन इतना पेचीदा हो चुका है कि वो कथित आधुनिक व्यक्ति, आधुनिक परिवार, आधुनिक समाज जब अवसादग्रस्त होता है, नशे की गिरफ्त में होता है और किस तरह से अपना जीवन तबाह करता है, वो युवा पढ़ते पढ़ते स्कूल से कोचिंग तक पहुंचता है और कोचिंग के तनाव को बर्दाश्त न करने के कारण कोचिंग की पढ़ाई की असफलता, आने वाली असफलता का एहसास करके पंखे पर लटक करके जब अपनी जान देता है, तब घर वालों की आंखें खुलती है, समाज की, उन बुद्धिजीवियों की, उन नेताओं की कि हम किधर जा रहे हैं। जबकि आप स्कूल छोड़ करके सीधे कोचिंग पहुंच रहे हैं, कॉलेज स्कूल में एडमिशन है और आप कोचिंग में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, और एक दिन खबर आती है कि बच्चा अवसादग्रस्त होकर के वो डिसीजन ले चुका है कि ये जीवन मेरे लिए नहीं। जीवन अनमोल है। ये विचार कब आएंगे, कैसे आएंगे? चलिए मैं फिर पुनः एक उदाहरण से बात करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले बूंदी से हिंडोली 4 लेन पर घर से महाविद्यालय तक का सफर 25 किलोमीटर का। हिंडोली पहुंचते उसके पहले मुझे एक कार दिखाई दी
जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, गाड़ी रुकी हुई है 4 लेन साइड में, और किनारे से एक युवती गाड़ी की तरफ आ रही है। शायद वो खेत देखने गई, विदेशी बाला। मैं देख करके दंग रह गया। पिछले 3 साल से इस रोड से 4 लेन से गुजर रहा हूँ। ये मैंने पहली बार देखा। वो युवती एक तरह से अंडरवियर में थी, ब्लैक, और ऊपर बिकनी, बस इतना। विदेशी थी और गाड़ी की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। मैं आगे निकल जाता। ये वाकया क्या कहता है? हम जिन्हें यूरोपियन, भारतीय, यूरोप देश विकसित देश कहलाते हैं, संसाधन तकनीकी उनके पहले, सबसे पहले उनके पास आई, उन्होंने बनाई, शिक्षा उन्होंने ली, उद्योग उनके यहाँ लगे, तकनीकी से रोबोट तक वो पहुंच गए, एआई उन्होंने डेवलप कर लिए, अब विश्व में फैल रही है। वो वस्त्रों से नफरत करते हैं या वस्त्र उन्हें काटते हैं। वो अपने आप को आधुनिक कहते हैं। तो आधुनिकता जिसे कहते हैं, जो मन के अंदर है, अगर आप ये देख लीजिए कि भारतीय संस्कृति और यूरोप संस्कृति में पहनावे में कितना अंतर है। हम ऊपर से नीचे तक ढके होते हैं। पुरुष पूरे वस्त्र पहनता है, महिलाओं के वस्त्र न जाने क्यों अब कम से कम होते जा रहे हैं। आप यूरोप के किसी भी देश के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को देखेंगे तो वो मिनी स्कर्ट में होगी पत्नी, और पति सूट बूटेड कोट और पैंट में होगा, यानी गर्दन से लेकर के पैर तक ढका होगा शरीर, और महिला का मिनी स्कर्ट तक होगा। और वो किसी भी शहर में जब विदेशी यूरोपियन आते हैं तो उनकी वेशभूषा को देख करके आप आश्चर्य करते हैं, शहर में रहने वाले, बाजार में रहने वाले। लेकिन उनकी आदत में आ गया है कि ये यूरोपियन महिला। हम दिखावा करते हैं, अंततः दिखावा करते हैं। जरूरत की चीज है, आपके विचार है, आप आधुनिक सबसे पहले विचारों से होते हैं, फिर वो आपके जीवन में झलकता है। तो विचारों से वो आधुनिक है, या अगर रूढ़ियों से परे है, बेशक वो रूढ़ियों से परे। भारतीय को देखेंगे तो रूढ़ियों से ग्रस्त है। कोई भी पिछड़ा देश परंपरा, रूढ़ियां, कर्मकांड, पाखंड से जकड़ा होगा। कोई भी विकसित शिक्षित देश इन सब से मुक्त होगा। इस अर्थ में, हालांकि मैं इस बात से मना नहीं करता, मैं स्वीकार करता हूं कि आधुनिकता विचारों में होती है, आधुनिकता नजर में होती है। आपने क्या पहन रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कथित पिछड़े उन वेशभूषाओं को देख करके सबसे पहले नाक भौं सिकोड़ेंगे कि देखिए ये बेशर्म, अर्धनग्न। और फिर हमारे कथित विकसित पैसे वाले धनाढ्य उन चीजों को अपनाएंगे। फिर फिल्मों में वही अर्धनग्नता हावी है, गानों में। यहां तक चलते चलते जब शादी ब्याह होते हैं, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, महिलाएं जिन साड़ियों को पहनती है, वो कपड़े दिखाने के लिए या तन दिखाने के लिए, ठंड है, वस्त्र गर्मी के,
गर्म वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन वो गर्म वस्त्रों के बजाय कम से कम दिखती हुई साड़ी जो दिखनी चाहिए उसमें नृत्य करती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बात ये जो आप चित्र देख रहे हैं, जो घर कबाड़ सा दिख रहा है, बहुत सारा सामान इसमें है, और यहां बैठ करके युवक युवती नशा कर रहे हैं, जीवन तबाह कर रहे हैं। दिखता हुआ घर जो कबाड़ खाना बन जाता है, उस घर में रहने वाले जब नशे की गिरफ्त में होते हैं, तब वो भी शरीर को भी कबाड़ बना लेते हैं। कैसे? शरीर की जरूरत है कि इसे चलाने के लिए हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना चाहिए। उसकी भी एक सीमा होती है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। आप जब भी अति आएगी, वो अति परेशानी का सबब बनेगी, हमारे लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है परिवार को चलाने की, या देश को चलाने की, या संस्था को चलाने की, पिछले दिनों, पिछले वर्ष नशा मुक्त राजस्थान बना। अब आश्चर्य इस बात का होगा कि निश्चित महीने में, जुलाई अगस्त में, जब स्कूल कॉलेज खुलते हैं, फरमान आता है कि ये दिन तंबाकू मुक्त कर देना है। किसी व्यक्ति को ला करके तंबाकू के विरोध में भाषण दिलवाना, पोस्टर लगा देना है, और अखबार में आ जाएगा कि ये तंबाकू मुक्त दिवस था, और ये महीना है, ये वर्ष है, और अब पूरा राजस्थान तंबाकू मुक्त है। आप अगल बगल में देखिए, विमल छोटी छोटी दुकानों पर बिक रही है, तंबाकू बिक रहा है पान की दुकानों पर, इधर उधर लोग थूक रहे हैं ऑफिसों में। हम तंबाकू मुक्त कैसे हो गए? सिर्फ एक दिन मनाने से। ठीक वैसे ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लिया जाता है, उस दिन हिंदी में बोल लिया जाता है, तो वो दिन हिंदी दिवस का हो गया। बाकी के दिनों में अंग्रेजी चलाते रहो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नशा आपके जीवन को बर्बाद किए दे रहा है। इससे हम कैसे बचें? नशा से कैसे बचें? आपका बच्चा घर से निकलता है, और जो ही बच्चा समझने लगता है, तो सबसे पहले बड़ों पर उसकी निगाह रहती है। कहने और बताने की जरूरत नहीं, वो देख करके सीखता है, फिर करता है। या तो घर में ही ये चीजें होती हुई नजर आती है, कोई न कोई सॉफ्ट नशा जिसे समाज स्वीकार करता है, बीड़ी सिगरेट। नशा सिर्फ अफीम चरस गांसे में ही नहीं, नशा बीड़ी सिगरेट, यहां तक कि चाय, एडिक्शन जिसे कहेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि आप चाय बंद कर दीजिए, एक समय लीजिए। अभी हाल ही में मैं पत्नी को लेकर के डॉक्टर के पास गया, गैस की बीमारी के लिए। डॉक्टर ने कहा कि आप दूध और चाय बंद कर दीजिए। पत्नी बोलती है कि मैं सुबह लेती हूँ, शाम को 4 बजे लेती हूँ, 4 बजे वाली छोड़ देती हूँ। डॉक्टर सिर्फ मुस्कुराता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल छोड़नी है, लेकिन आदत नहीं छोड़ने देती। तो ये जो एडिक्शन है, आप दिन भर चाय पीते हैं,
या 2 समय पीते हैं, फिर 1 समय कर देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक वैसे ही आपसे चीज़ें छूटती नहीं। एक बार नशा लगा, वो फिर छूटता नहीं। नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के कुछ व्यक्ति छोड़ के आते हैं, लेकिन लौट करके फिर पकड़ लेते हैं। इस तरह से हम नशे से दूर कैसे हों? तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम कि आधुनिकता का मतलब ये कभी नहीं होता, कदापि नहीं होता कि आप घर को कबाड़ खाना बना लें या शरीर को ही कबाड़ बना करके रख दें। जो जरूरी नहीं वो भी हम अपनाते जाएं, लेते जाएं, खरीदते जाएं और घर को भर ले। आपके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन एक बार नशे की आदत लग गई, तो वो काम करे या ना करे, लेकिन वो नशा की डोज उसे चाहिए, चाहे घर के बर्तन बेचता रहे। और अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो गलत काम करेगा, ऑफिस की चीजें बेचेगा, पड़ोस में चोरी करेगा, चोरी करके भी वो नशा लेगा। तो नशा अगर आपके लग गया तो आपको आदमी नहीं रहने देगा। इस अर्थ में ये कह सकते हैं कि आदमी होकर के हम इतना बेतरतीब अव्यवस्थित जीवन जीते हैं। इस अर्थ में हम पशुवत जीवन जीते हैं। आप गौर कीजिएगा, पशु वही चीज लेता है जो शरीर के लिए जरूरी है। पशु उतना ही जीता है, सोता है, बैठता है, चलता है और खाने की चीजों पर उसकी निगाह रहती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य उसका नहीं होता। और अगर आदमी के जीवन का लक्ष्य नहीं है, नशा करने लगा तो उसका लक्ष्य वो नहीं रह गया, तब वो पशु होते। लेकिन बहुत सारे पशु संतों जैसा जीवन जीते हैं। आप चलिए, चिड़िया, कबूतर, इन पंछियों पर नजर डालिए, जिस चीज को खाना है उसी को खाए। आप कबूतर को देखिए कि वो किसी पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता, फ्लैट मकान खंडहर में, कुओं में अपनी जगह बनाएगा, वहीं खोजता है, एक निश्चित जीवन जीता है। बया जो घोंसला बनाता है, बया को पंछियों का इंजीनियर कहते हैं। किस तरह से, किस तरतीब से और कितनी बारीकी से वो अपना घोंसला बनाता है, गौर से देखिए कि उसका रास्ता ऊपर भी नहीं, अगल बगल में भी नहीं, नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आकर के वहां बैठता है। मैं सोच करके दंग रह जाता हूं कि दुश्मन से बचने का तरीका भी उसके पास है कि कोई भी आएगा तो चारों तरफ घूम करके वापस लौट जाएगा, इसमें से दरवाजा ही नहीं है। वो अपने अपने छोटे आने वाले मेहमान को छोड़ करके आसपास भोजन के लिए जाता है। पीछे से कोई भी दुश्मन आकर के वार कर सकता है तो उससे भी बचता है वो, क्योंकि दुश्मन को दरवाजा ही नहीं मिलता। इतना गजब का चालाक जीव है बया कि जिन दूसरे पंछियों को उसके दरवाजे तक का पता नहीं चलता। हम अपने दरवाजे पर ताला लटकाते हैं, चोर से बचने के लिए कैमरा लगाते हैं, बहुत कुछ जतन करते हैं। उसने दरवाजा ही इस तरह से बनाया कि वो बड़ी चुपके से नीचे से घुसता है और अपने घर में प्रवेश कर जाता है। तो साथियों, आपको ये विषय आधुनिकता और नशा, आधुनिकता और कबाड़, यानी हम अपने जीवन को कबाड़ न बनाएं, अपने घर को कबाड़ न बनाएं, अपने शरीर को कबाड़ न बनाएं,
न जाने कब हम अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करते जाते हैं। और जब भी दीपावली आती है तब कबाड़िया हर मोहल्ले में चक्कर काटता है और हर घर से फिजूल का सामान कबाड़िया लेकर के जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारे शरीर में जितने की ज़रूरत है, आप बफर सिस्टम ये आधुनिकता का सूचक कहलाता है। और बैठ कर के खाना ये पुरातन भारतीय कहलाता है। लेकिन अब ज़्यादातर शादी शहरों में, गांवों तक में बफर से होने लगी है और हम उतने आधुनिक नहीं हुए, दिखावे में आधुनिक हो गए। बफर में प्लेट हम उठाएंगे और प्लेट को पहली बार में इतना भर लेंगे कि 2 दिन का खाना पूरा हो सके। हम बार बार जा कर के जितनी ज़रूरत है उतना बार बार ले सकते हैं, पसंद का ले सकते हैं। वहाँ 15 तरह की चीज़ें हैं और आपको पसंद 5 ही तरह की है, तो कृपा करके उन 5 चीज़ों को चूज करके आप जब थाली जैसी उठाई थी, प्लेट जैसी उठाई थी, अंत में वैसी ही डस्टबिन में जानी चाहिए। तो बफर सिस्टम को आप कितना समझ पाए, कितना अपना पाए। 100 में से 10 ही व्यक्ति मुश्किल से मिलेंगे कि जो जैसी प्लेट उठाते हैं वैसी साफ करके प्लेट को डस्टबिन में डालते हैं। 100 में से 90 उसको आधी या कुछ इस तरह का छोड़ते हैं कि अगले 10-15 व्यक्ति खाना खा सके, इतना हम वेस्टेज करते हैं। और आज खबर यह है कि यूरोप हो या एशिया हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो या भारत का शहर, गांव कोई भी, हम खाना बर्बाद कर रहे हैं। जितना बनाते हैं उतना खाते नहीं, वेस्टेज कर रहे हैं। इसलिए अब ये भी तरीका निकला है कि अगर खाना बन गया है तो उसे बेकार न जाने दे, आप उस व्यक्ति तक, उस झोपड़ी तक पहुंचाएं, उसे खाना बर्बाद न जाए। तो धन्यवाद। नशे से बचें और इसे सुन कर के, देख कर के अपनी टिप्पणी दें और इसे आगे बढ़ाएं ताकि हम अपनी बात को और उस विचार जो आपके मन में है, अगर वो सवाल है तो उस पर विचार किया जा सके। धन्यवाद।